Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from Double G Triple S, हिस्सा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप शॉपिंग करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, बाज़ार से कुछ सामान खरीदना अच्छा लगता है, टीवी में ऐड देखते हैं, आप डेली नया का नया कुछ ना कुछ खरीदना चाहते हैं ना। लेकिन आप कहाँ से खरीदते हैं? अभी तक आप सिर्फ खरीदते हैं अपने ज़िले से, अपनी स्टेट से, या फिर आप अपने देश से। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अगर हमने दूसरे देश से माल ख़रीदना है तो उसे क्या करते हैं, उसके लिए हमें क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। तो है ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर कि आज आप दूसरी कंट्री से भी हम आपको घुमा कर लेकर आते हैं कि उससे आप कैसे माल ख़रीदते हैं। तो जिसको नाम क्या है हमारा, इम्पोर्ट ट्रेड। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले बच्चों हम देखेंगे कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हम क्या करेंगे, हम इम्पोर्ट ट्रेड का मतलब जानेंगे, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को भी देखेंगे कि क्या उद्देश्य है, और जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का दैट इज़ प्रोसेस ऑफ इम्पोर्ट ट्रेड, कि प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से आप माल मंगा सकते हैं, और साथ ही इसमें जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, इम्पोर्ट ट्रेड का मतलब क्या है। इम्पोर्ट, ये जो वर्ड आया ना, कहाँ से आया ये? पोर्ट। ठीक है, पोर्ट के आगे इम लगा दिया गया, आई एम, तो फिर वो क्या बन गया? इम्पोर्ट। अब ये जो पोर्ट वर्ड था ये कैसे लगा, किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ? जो प्रोडक्ट्स अक्सर फ्रिक्वेंटली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बाय शिप जो जाते थे, पानी के जहाज, ठीक है, उनके थ्रू जो माल आता जाता था उसके लिए क्या यूज़ होता था? पोर्ट होता था। फिर वहाँ से पोर्ट से क्या बन गया? ये आगे इम्पोर्ट बन गया। अब जो इम्पोर्ट ट्रेड है, इम्पोर्ट ट्रेड का क्या मतलब है कि अगर एक देश दूसरे देश से माल खरीद रहा है, लाइक हमारा देश कौन सा है बच्चों? हमारा देश भारत है। तो अगर भारत अमेरिका से माल खरीद रहा है तो वो हमने क्या किया? इम्पोर्ट किया। अक्सर दो वर्ड्स में बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, इतना तो आप सभी ने सुना हुआ है। एक होता है इम्पोर्ट, दूसरा होता है एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट क्या है? दूसरे देश से माल मंगाना। लेकिन एक्सपोर्ट क्या है? दूसरे देश में माल भेजना। अभी जैसे मैंने बताया, अगर अमेरिका से आप माल मंगवा रहे हैं तो वो हमारा क्या है? इम्पोर्ट है। लेकिन अगर आप अमेरिका में अपना माल भेज रहे हैं तो वो हमारी क्या चीज़ आ जाती है बच्चों? वो होता है हमारा एक्सपोर्ट। क्लियर हुआ? तो ये था इसका मतलब। अब आती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं इसको? इम्पोर्टिंग इज परचेज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड ब्रिंगिंग देम इनटू वंस होम कंट्री, कि आपने जो फॉरेन से कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदे और उन्हें अपने खुद की कंट्री में, जहाँ पे हम रहते हैं, वो हमारी होम कंट्री कहलाती है। जिस जगह आप रहते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? होम टाउन। ठीक है ना? तो ये अब हम अपना भारत में रहते हैं तो हमारी कंट्री कौन सी हो गई? भारत हो गई। तो ये हम क्या कहेंगे इसको? होम कंट्री। ठीक है। तो इम्पोर्ट ट्रेड क्या है कि दूसरे देश से माल खरीदना। लेकिन इतना आसान नहीं होता दूसरे देश से माल खरीदना, उसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। लेकिन वो प्रोसीजर भी कोई इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और इंटरेस्टिंग सा भी है। देखिए अभी आपको बैठे बैठे थोड़ी ही देर में आप इतना जान जाएंगे कि आप दूसरे देश से कैसे माल मंगवा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हुई बच्चों इसकी डेफिनेशन। आइए अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि क्या क्या उद्देश्य है, इम्पोर्ट क्यों किया जाता है। सबसे पहली बात, टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यहाँ पे ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का है बच्चों, ये क्या फ़ायदा करता है इसके लिए? देखिए, आपने दूसरे देश से माल मंगवाया, आप दूसरे देश से मशीनरी अच्छी मंगवा सकते हैं, कोई और चीज़ अच्छी मंगवा सकते हैं कि जिससे आपका व्यापार अच्छी चले। क्योंकि ये कहा जाता है तकरीबन
ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो हमारे देश में भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन हर देश अपने आप में पूर्ण परफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं किसी देश में कुछ अच्छा है, किसी देश में कुछ अच्छा है ना। हर एक कंट्री वाइज डिपेंड करता है। तो कई जगह क्या है कि टेक्नोलॉजी बाहर बहुत अच्छी है। अब उस टेक्नोलॉजी के चलते क्या हो जाता है इसमें कि उस टेक्नोलॉजी के कारण यहाँ पे आपको बहुत अच्छी मशीनरी वगैरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मिल जाती है, जिससे आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो कंपनीज़ या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो मशीनरी मंगवा लेते हैं। अब उन मशीनरी को लगाकर जब आप अपना उद्योग क्या कर सकते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री, अपना बिजनेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब क्योंकि जो काम अगर आपका 10 लोग करते थे अब वो 5 लोग करेंगे, तो नो डाउट आप और भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। हो सकता है माल उसकी वजह से सस्ता भी पड़े, तो आपकी इंडस्ट्री को क्या मिलता है, बूस्टअप मिलता है। दूसरी चीज़ क्या आती है बच्चों इसमें, टू मीट डोमेस्टिक डिमांड। यहाँ पे वो डोमेस्टिक डिमांड जो हमारी घरेलू डिमांड है, घरेलू मीन्स हमारे घर की नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारी पूरी कंट्री की। तो हमारी जो पूरी कंट्री है ना, उसकी जो डिमांड है वो हमारी क्या हो गई, डोमेस्टिक डिमांड। कि हम अगर अच्छा इंडस्ट्री हमारी लगी हुई है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी डोमेस्टिक डिमांड को भी पूरा कर सकते हैं। अब जब हमारे पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, काम अच्छा चलेगा, तो आप इसमें क्या हो सकता है, टू ओवरकम नेचुरल डिज़ास्टर। जब आप स्ट्रोंग हैं तो अब नेचुरल डिज़ास्टर क्या है, लाइक बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, ये चीज़ें आ गई ना, तो यहाँ पे अब इसमें क्या होता है कि आप उनसे भी बाहर आ सकते हैं। अब देखिए, जब भी कोई डिज़ास्टर आता है, एक गरीब आदमी है, उसके पास बेचारे के पास पहले ही कुछ नहीं है, और फिर ऐसे डिज़ास्टर में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम, वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। लेकिन जब अगर किसी के पास पैसा है, अमीर है, वो उस डिज़ास्टर से भी संभल जाता है। ठीक है, थोड़ा नुकसान लगा, लेकिन उसके पास अभी पैसा है, तो वो उस चीज़ को क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब आपके पास पैसा है, आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अच्छी इनकम होगी तो हर व्यक्ति अपना जीवन स्तर भी सुधार सकता है। और टू एंश्योर नेशनल डिफेंस। अब जब हम तरक्की करेंगे तो हमारा देश भी तो तरक्की करेगा ना, है ना। देश किससे बनता है, लोगों से। लोग कौन हैं, हम लोग हैं। हम ही से तो समाज बन रहा है ना। हम ये कहते हैं कि समाज क्या है, सोसाइटी क्या है, हम लोग ही तो हैं। हमारे लिए दूसरे लोग समाज हैं, दूसरे लोगों के लिए हम समाज हैं। तो देश हमारा क्या है, हम ही लोगों से बना हुआ है। अब जब हमारे में इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, डिज़ास्टर से हम बाहर आ सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा हाई हो गया है, तो मतलब कंट्री के पास पैसा है तो वो अपनी सुरक्षा को भी इंश्योर कर सकता है, उसे अपनी पक्का मजबूत कर सकता है। तो देखा आपने कि ये क्या थे हमारे इंपोर्ट ट्रेड के फ़ायदे, या इन्हें आप ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, कि हम ये चीज़ें करना चाहते हैं कि इंपोर्ट के थ्रू हम अपना औद्योगिकरण बढ़ाना चाहते हैं, घरेलू डिमांड को पूरा करना चाहते हैं, किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर को से हम बाहर आना चाहते हैं, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है वो हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ हम अपनी नेशनल डिफेंस, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसको भी हम क्या करना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके एडवांटेजेस, क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे बच्चों, जब तक ऑब्जेक्टिव्स है ना, उसी को आप फ़ायदे में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना है तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाता है ना, ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके 2-3 फ़ायदे और भी हैं। देखिए, जब एक इम्पोर्ट ट्रेड, दूसरे देश से माल मंगवाना, इट मीन्स वो क्या चीज़ हो गई, इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कोई एक मेथड तो है नहीं, आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप जॉइंट वेंचर से भी कर सकते हो ना, आप फ्रेंचाइजी वगैरह भी ले सकते हो। तो मतलब एक मेथड नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि
एज़ कम्पेयर टू अदर मोड ऑफ कंट्री, कि जो और एंट्री के मोड्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उनमें जो इम्पोर्ट है ना, वो एक ईजीएस्ट वे है, बहुत आसान सा रास्ता है। और देखा जाए तो एक ऐसी क्रिया है कि एक जटिल नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, ये भी बहुत फ़ायदा हो जाता है इसका। और साथ ही साथ क्या है कि इसमें पैसा भी जो है, वो इन्वेस्टमेंट जो है, वो बहुत एक्सेस में नहीं लगती है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप थोड़ा ठीक से के पैसे में अपना इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान तो है ही है। तो लिमिटेशंस भी हैं इसकी। क्या लिमिटेशंस हैं? एक तो एडिशनल पैकेजिंग करनी पड़ती है, क्योंकि दूर देश में माल जाएगा तो आपको पैकेजिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। तो पैकेजिंग की कॉस्ट अलग से हो गई, इसमें एक्स्ट्रा हो गई। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट आएगी। अब देखिए कि जब आप एक बाहर से या ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं तो वो आपसे लेते हैं ना शिपिंग चार्जेस वगैरह, तो एक्स्ट्रा से लेते हैं ना। हो सकता है कि कई चीज़ें तो ऐसी होती है कि सस्ती फिर भी पड़ जाती हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती है कि मार्केट से ज़्यादा रेट में पड़ती हैं। फिर हम सोचते हैं कि हम लोकल मार्केट से जाके क्यों ना ले आए, हमें क्या ज़रूरत है ऑनलाइन की। तो ऐसे ही जब हम दूसरे देश से माल मंगवाते हैं ना बच्चों, तो वहाँ भी हमें क्या होता है, एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी पड़ती है। और इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है। अब रास्ते में माल आ रहा है तो रिस्क तो है ही है। अगर पानी के जहाज़ के थ्रू आ रहा है, शिप के थ्रू आ रहा है, तो हो सकता है माल डूब जाए, सुनामी आ जाए, है ना। आजकल, पहले समुद्र में डकैती भी होती थी, वो तो अब सुनने में नहीं मिलती है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। माल ख़राब भी हो सकता है, पानी में, जहाज़ में पानी भर सकता है। तो हमें उसका इंश्योरेंस करवा के हम उसके लिए सिक्योर हो जाते हैं कि भाई ठीक है, हमारे पास इतना इंश्योरेंस है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए उसकी, क्योंकि अब दूर देश माल जाना है, तो इंश्योरेंस कंपनी भी जो है वो माल की एक्स्ट्रा कॉस्ट लेगी, एडिशनल इंश्योरेंस चार्जेस वो लेते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि इंपोर्ट ट्रेड हमारा होता क्या है। चलिए, द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ नाउ, क्या है हमारा प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट ट्रेड। इसकी प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, पहला इसका पॉइंट है, काफ़ी लंबा ज़्यादा इसका प्रोसेस है, 10-11 पॉइंट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन डरने की बात नहीं है, मजा आएगा उनको करते हुए, ठीक है, डोंट वरी। हाँ, तो लेकिन उसमें चक्कर क्या है कि लंबा है, एक पेज पे नहीं आ रहा है, तो हम एक एक पॉइंट को आराम से डिस्कस करेंगे। आप अपनी कॉपीज़ पर साथ में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें क्या आ जाता है, ट्रेड इंक्वायरी। अब एक ट्रेड इंक्वायरी क्या है? जब भी हम इसको हिंदी में कह सकते हैं व्यापारिक पूछताछ। अब किसी इंसान के मन में आया कि भी मुझे इंपोर्ट करना है, तो क्या इंपोर्ट करना है वो तो सोचेगा ही सोचेगा। अब वो एक्सपोर्टर से रेट लेगा, एक्सपोर्टर के पास एक रिटर्न में रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई मैं ये माल ख़रीदना चाहता हूँ और तकरीबन इस रेट का मुझे माल चाहिए, तो क्या आप बता सकते हैं कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आप मुझे माल भेजेंगे। अब क्या होता क्या है फिर इसमें कि जब उसको, एक्सपोर्टर को, जो माल भेजने वाला है, माल भेजने वाले को जब एक इंक्वायरी रिसीव हो जाती है कि उसने पूछा है कुछ आपसे कुछ, तो अपनी वो एक कोटेशन सेंड करता है कि भाई मैं ये वाला माल इतने रेट में दूंगा, ये इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे दूंगा। और क्या करता है, वो कोटेशन तैयार करके और इम्पोर्टर के पास भेज देता है। अब इम्पोर्टर कौन हुआ? माल मंगवाने वाला। अगर हम दूसरे देश से माल मंगवा रहे हैं, भारत अमेरिका से माल मंगवा रहा है, तो इम्पोर्टर कौन है? इंडिया। एक्सपोर्टर कौन है? अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे अब इम्पोर्टर कौन है? हम हैं। तो वो अमेरिका क्या करेगा, हमारे पास माल के लिए कोटेशन भेज रहा है, ठीक है। अब ये जो कोटेशन होती है ना बच्चों, ये क्या कहलाती है? परफॉर्मा इनवॉइस। क्योंकि परफॉर्मा इनवॉइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी की सारी डिटेल होती है, लाइक उसकी क्वालिटी ग्रेड क्या होगा, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, साइज़ क्या रहेगा, वेट कितना रहेगा, प्राइस कितना रहेगा, ईच एंड एवरी टर्म्स एंड कंडीशंस
हर चीज़ उसमें मेंशन होती है। क्या कहलाता है वो? हमारा परफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया जब हमने स्टार्ट किया इंपोर्ट करना। तो सबसे पहला काम बच्चों हमने किया व्यापारिक पूछताछ। हमने जो माल हम खरीदना चाहते हैं उसके बारे में हमने पूछा कि कितने रेट में माल मिलेगा और कैसे कैसे क्या हम उसके लिए कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या आ गया? प्रोक्यूरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। अब प्रोक्यूरमेंट में क्या है कि एक किस्म से आयात लाइसेंस की प्राप्ति। जो हमारा इंपोर्ट ट्रेड है ना, वो किसके अंडर कंट्रोल होता है? इसको कंट्रोल कौन करता है? उसके लिए है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947। क्योंकि हर एक के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं ताकि उनसे रिलेटेड आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों से जान सकते हैं, उसमें आपको ताकि दिक्कत ना आए, है ना? ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि आपको अब इंपोर्ट लाइसेंस लेना है। अब इंपोर्ट लाइसेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल लाइसेंस, एक होता है स्पेसिफिक लाइसेंस। अब जो जनरल लाइसेंस है उसमें क्या होता है, गुड्स आप किसी भी कंट्री से क्या कर सकते हो? इंपोर्ट कर सकते हो, कहीं से भी मंगा सकते हो। उसके लिए कोई आपको वो नहीं है कि भाई नहीं आप यहाँ से मंगा सकते हो, यहाँ से नहीं मंगा सकते, ऐसा कुछ। जहाँ मर्जी से आप माल मंगा सकते हो, आपकी अपनी कंडीशंस हैं, आप अपना सूट करता है तो आप कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन जब एक स्पेसिफिक या इंडिविजुअल लाइसेंस हो जाता है, वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज से माल मंगवाने के लिए होती है। जो जो उसमें मेंशन होगा वहीं से आप माल मंगा सकते हो और कहीं से आप माल नहीं मंगवा सकते। ठीक है। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या कर रखा है, अपनी इंपोर्ट को बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं? आयात। तो ये जो आयात की एक नीति है ना, उसने एक बुक में मेंशन की हुई है जिसका नाम है इंपोर्ट ट्रेड कंट्रोल पॉलिसी बुक। अब इतना बड़ा नाम तो याद नहीं रहता, तो उसके लिए उसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? रेड बुक, लाल किताब जिसको एक कहा जाता है। तो उसमें इसके सारे के सारे जो है हर एक नीति नियम सब दे रखा है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि अगर जब वो लाइसेंस इशू करवाना चाहता है तो इम्पोर्टर इसमें 2-3 कैटेगरीज के बना दिए उन्होंने। आप जिस कैटेगरी में आते हैं आपको उसी कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे कि एक एस्टैब्लिश्ड इम्पोर्टर्स, एक एक्चुअल यूज़र, एक रजिस्टर्ड यूज़र। ठीक है। रजिस्टर्ड यूज़र्स कौन से होते हैं? जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के अंडर ही क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। तो पहला काम तो क्या था? व्यापारिक पूछताछ करना। दूसरा काम हमारा क्या था? इंपोर्ट लाइसेंस की प्राप्ति। तीसरा क्या आता है बच्चों अब इसमें? ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय प्राप्त करना। अब विदेशी विनिमय क्या है? अब देखिए हर एक जगह करेंसी अलग अलग चलती है। हमारे इंडिया में हमारी इंडियन करेंसी क्या है? रुपए। लेकिन हर जगह तो रुपए नहीं है। बाहर जाते हैं कहीं डॉलर चलता है, कहीं यूरो चलता है ना, कहीं बात चलता है। अलग अलग करेंसी का अलग अलग नाम है, अलग अलग वैल्यू है। तो यहाँ पे भी क्या है कि जब आप विदेश में व्यापार करेंगे तो उन्हीं की करेंसी में ही आपको करना पड़ेगा, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज से डील भी करना पड़ेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज जो हर एक कंट्रीज़ है उसमें एक सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक, वही ज़्यादातर इसको डील करता है। तो भारत में जो केंद्रीय बैंक है बच्चों वो कौन सा है? जिसे एपेक्स बैंक भी कहा जाता है, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक है हमारा, ये सारे बैंकिंग को यही रेगुलेट करता है, जिसे आप शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? RBI। ठीक है। फिर इसमें आपको क्या करना है? जब आप इम्पोर्टर हैं, आपने अपना लाइसेंस वगैरह जो है अपना वो ले लिया है, उसके बाद आप अपनी एक एप्लीकेशन जो भी प्रिस्क्राइब परफॉर्मा है उसके साथ अपना लाइसेंस की कॉपी आप लगाते हैं और फिर आप अपने एक्सचेंज बैंक में दे सकते हैं कि जैसा भी प्रोविजंस में कहा गया है कि किस तरीके से आप अपना फॉरेन एक्सचेंज रिसीव कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अपना इसमें मैनेज कर सकते हैं। विदेशी विनिमय आपको मिल जाएगा, करेंसी मिल जाएगी, फिर आप अपना काम कर सकते हैं। अब आपने क्या किया? प्लेसिंग ऑर्डर, या जिसे आप कहते हैं इंडेंट।
अब आपने अपना नेक्स्ट काम जो है वो आपने किया है, आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया है, ऑर्डर देना है ना। अब ये जो ऑर्डर आपने दिया है ना बच्चों, उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे इसकी लैंग्वेज में? इंडेंट। ऑर्डर देना ही है, ऑर्डर जो दिया गया है दैट इज़ कॉल्ड इंडेंट। अब ये जो इंडेंट है हम इसको ये भी कह सकते हैं एक ऐसा आदेश है जो एक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को देता है। तो अगर हम माल मंगवा रहे हैं तो किससे माल मंगवा रहे थे हम? अमेरिका से। तो अब भारत ने जो अमेरिका को ऑर्डर दिया है ना कि हमें ये गुड्स चाहिए, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया? इंडेंट हो गया। अब जब आप इंडेंट की कॉपी तो आपको बनानी पड़ेगी, वर्बल में तो काम नहीं चलता। तो अक्सर क्या होता है कि इसकी 2 या 3 कॉपीज़ इसकी बनाई जाती हैं। लेकिन इंडेंट जो होते हैं ना बच्चों, वो 2-3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक ओपन इंडेंट, एक क्लोज इंडेंट, एक कन्फर्मेटरी इंडेंट। ज़्यादातर ओपन और क्लोज चलते हैं। ओपन में क्या होता है कि जितनी भी गुड्स से रिलेटेड बातें हैं कि लाइक उसका प्राइस कितना होगा, वेट कितना होगा, मतलब वो चीज़ें मेंशन नहीं होती ऑर्डर में, ठीक है। अब जो एक्सपोर्टर है वो उसकी अपनी मर्ज़ी से है कि वो कैसे कैसे फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करेगा। लेकिन जहाँ क्लोज्ड इंडेंट है वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज़ मेंशन इन ऑर्डर, लाइक फुल पर्टिकुलर्स ऑफ गुड, प्राइस क्या रहेगा, ब्रांड क्या रहेगा, पैकेजिंग का कैसे होगा, शिपिंग का कैसे होगा, इंश्योरेंस का कैसे होगा, सब कुछ क्लियरली जो है वो क्लोज इंडेंट में मेंशन होता है और एक्सपोर्टर को उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ये फ़र्क होता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको आना चाहिए। और कन्फर्मेटरी इंडेंट में क्या होता है कि कन्फर्मेटर का वो मैटर करता है कि जहाँ पे आपने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, लेकिन वो इम्पोर्टर का जो एजेंट है ना, वो भी उसका कन्फर्मेशन जो है वो बाकी है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो कौन कौन से चलते हैं? वो चलते हैं आपका ओपन इंडेंट और आपका क्लोज्ड इंडेंट। चलिए, अब नेक्स्ट आता है ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? अब यहाँ पे आपको एलसी प्राप्त करनी है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एलसी। अब यहाँ पे एक जो ये होता है ना, ये एक अंडरटेकिंग होती है। ज़्यादातर जो इंपोर्ट करने वाला है उसका बैंक देता है। वो क्या करता है कि वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज लाइक दे देता है कि फ़ौरन के भी, हाँ ठीक है, जो इम्पोर्टर है वो इतनी जो पेमेंट है तुम्हें वो दे देगा। अब क्या है कि यहाँ पे आप अपना फ़ॉरेन ट्रेडर जो है उसको इतना तो जानते नहीं है एक दूसरे को, है ना। तो एक्सपोर्टर भी चाहता है भी मैं कल को माल तो भेज दूँगा, लेकिन कल को पैसा ना आया तो क्या पता है पैसा दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो उसकी जानना तो ज़रूरी है ना, रेपुटेशन कितनी है, कैसी है ना। अब कल को रिस्क तो कोई भी नहीं लेना चाहेगा। तो इसके लिए फिर वो क्या कहता है, भी तुम मेरे को अपनी एलसी दे दो, मतलब तुम्हारा बैंक अगर गारंटी दे देगा तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हें माल दे दूँगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है बच्चों अरेंजिंग फॉर फाइनेंस। अब यहाँ पे इम्पोर्टर कुछ ऐसा करता है, क्योंकि एक्सपोर्टर जो है वो कुछ एडवांस लेना चाहता है ना। तो कि जैसे गुड्स पहुँचेंगी बंदरगाह पर तो वो माल लेना चाहेगा कुछ एडवांस, कि भाई ठीक है पहले मेरे को कुछ पैसा दो तब तुम माल उठाओ। तो इम्पोर्टर क्या है, उसके लिए फाइनेंस जो है वो अरेंज कर लेता है। अब नेक्स्ट आता है बच्चों रिसीप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस। अब हमें शिपमेंट एडवाइस लेनी है। अब ये क्या है कि जब हमें लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाता है तो अब जो एक्सपोर्टर है ना वो माल भेजने के लिए शिपमेंट देखता है कि किस जहाज़ पे किस तरीके से माल देना है, और उसके लिए एक एडवाइस नोट जो है वो इम्पोर्टर को भेज देता है। जैसे वो जहाज़ पे माल चढ़ाता है उसी के साथ फटाफट से वो उसके बाद क्या करता है, उसके पास एक नोट भेज देता है। अब ये एडवाइस नोट क्या है? एडवाइस नोट एक डॉक्यूमेंट है जो परचेज़र को भेजा जा रहा है, मींस इंपोर्टर को भेजा जा रहा है, और उसमें सिर्फ यही बताया जाता है कि जो आपने गुड्स मांगी थी उसको हमने डिस्पैच कर दिया है, और वो डेट भी मेंशन कर देते हैं कि प्रोबेबली इस डेट पे जो है ना माल यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब जो एक्सपोर्टर है वो क्या करता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था ना लेटर ऑफ क्रेडिट वाला, तो वो अब अपना उसको ड्रॉ करता है, ठीक है।
अब इसमें जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स कुछ लगते हैं, जैसे बिल ऑफ लैडिंग, इनवॉइस, इंश्योरेंस पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, कंज्यूमर इनवॉइस, ये सारे के सारे बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ लगते हैं। ठीक है, अब जो सारा का सारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, इन सभी अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या कहलाता है, ये डॉक्यूमेंट्री बिल बन जाता है वो। अब यहाँ पे दो टाइप के डॉक्यूमेंट्री बिल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट बिल, एक होता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बिल। अब जो एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो डीपी है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, डीपी है। जो इसमें क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके गुड्स के मतलब एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि जो उसके स्वामित्व के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, वो इम्पोर्टर को कब दिए जाते हैं? जब उसने बिल की पेमेंट पूरी की पूरी कर दी। ठीक है, तभी दिए जाएंगे। अब ये जो बिल होता है, इसलिए वो साइट बिल भी हो सकता है और यूजर्स बिल भी हो सकता है। अगर साइट बिल है तो जैसे ही आपने बिल दिखाया आपको तुरंत पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन कई बार होता है कि आपको 24 घंटे का जो है वो ग्रेस पीरियड मिल जाता है। और यूजर्स बिल क्या होता है कि जब आपको बिल दिखाया गया है उसके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको दे दिया जाता है, तो उसमें आपको वो पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है तो आपको कब वो मिलते हैं उसके गुड्स के टाइटल के कागज़? जब आपने बिल को एक्सेप्ट कर लिया है। और ये बैंकर अपने पास तब तक रखेगा जब तक उसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी नहीं हो जाती है। और ज़्यादातर जो इसमें टाइम लगता है ना बच्चों, वो लगता है 30 से 90 दिन का। 30 से 90 दिन के अंदर अंदर जो बिल की पेमेंट हो जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कस्टम फॉर्मेलिटीज़ एंड क्लियरिंग ऑफ गुड्स। अब जब आपने गुड्स की टाइटल रिसीव कर लिया है, डॉक्यूमेंट्स आपको मिल गए हैं, है ना, अब इम्पोर्टर का ओनली कंसर्न क्या है? गुड्स की डिलीवरी लेना। तो जैसे ही जहाज़ बंदरगाह पर पहुंचेगा, है ना, तो वो चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी जो है अपना सामान वहाँ से ले आए। लेकिन ऐसे तो नहीं ला सकता वो सामान, उसे क्या करना पड़ेगा? कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए। अब फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या हैं? तो उसे जो, क्योंकि इतने तक जो गुड्स होंगी नहीं तो कहाँ पे पड़ी रहेंगी? कस्टम हाउस की कस्टडी में रहती है। तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? टू ऑब्टेन एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी और डिलीवरी ऑर्डर। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे ही जहाज़ जो है वो बंदरगाह पर पहुंचा, अब सबसे पहले इंपोर्टर का काम क्या है? एंडोर्समेंट लेना बिल की। ठीक है, जो बिल ऑफ लैडिंग है जो शिपिंग कंपनी ने दिया है, उसके पीछे उसकी एंडोर्समेंट प्राप्त करना। फिर दूसरा उसमें क्या करता है वो? टू पे डॉक ड्यूज़, जो भी वहाँ बंदरगाह के चार्जेस हैं एंड वो उसने पे करने पड़ते हैं। एंड पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज़ रिसीप्ट, फिर उसको जो एक रिसीप्ट मिलेगी, है ना। अब यहाँ पे इसको 2 कॉपी सबमिट करानी पड़ती है जो कहती है एप्लीकेशन टू इम्पोर्ट। ठीक है, एक लैडिंग एंड शिपिंग ड्यूज़ ऑफिस में उसे ये जमा भरनी पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है देगा, सारे चार्जेस देगा। जब वो सारे चार्जेस दे देता है तो वहाँ पे अब उसे एक रिसीप्ट मिल जाएगी, दैट इज़ पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज़ रिसीप्ट, वो कहलाती है। फिर एक बिल ऑफ एंट्री होती है। अब जो है ना, इंपोर्टर एक भरेगा बिल ऑफ एंट्री। ये भी एक फॉर्म है जो कस्टम ऑफिस देता है और इसकी 3 कॉपीज़ भरी जाती हैं। बिल ऑफ एंट्री में क्या क्या होता है? जैसे कि इंपोर्टर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, जहाज़ का क्या नाम था, क्या पैकेज नंबर था, मार्क्स, क्वांटिटी कितनी है, वैल्यू कितनी है, गुड्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाती है, किस कंट्री से आया है ना, वो सब की सब चीज़ें, कि कस्टम ड्यूटी वगैरह कितनी दी है, ये सारा का सारा किस में लिखा होता है? बिल ऑफ एंट्री में। अब नेक्स्ट आता है बिल ऑफ साइट। बिल ऑफ साइट में क्या चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे आपको जो अब इम्पोर्टर है ना, वो सारी की सारी गुड्स की जो डिटेल नहीं बता सकता, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी होती है। जितनी एक्सपोर्टर ने दी है वो उतना ही दे सकता है।
ठीक है। तो वहाँ पे वो एक तैयार करता है स्टेटमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, बिल ऑफ साइट। बिल ऑफ साइट में क्या होता है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई, क्योंकि वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो जितनी इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो उसे दे देता है। हाँ, लेकिन जो बिल ऑफ साइट है, अब जैसे जैसे वो उसको एनेबल करता है कि वो पैकेज को खोल सकता है, एग्जामिन कर सकता है, लेकिन कहाँ, कस्टम ऑफिसर की प्रेजेंस में। और कस्टम ऑफिसर की प्रेजेंस में वो खोलेगा ताकि उसको देखकर जो है वो अपनी बिल ऑफ एंट्री को पूरा करता है। फिर वो कस्टम ड्यूटी या जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी है वो देता है। अब यहाँ पे 3 टाइप की इम्पोर्टेड गुड्स हो जाती हैं। एक तो बिल्कुल फ्री गुड्स जिस पे कोई ड्यूटी नहीं लगती है ना। एक गुड्स होती हैं कि जो कंट्री में सेल की जाने वाली हैं और जो होम कंजप्शन के लिए हैं। और एक गुड्स कौन सी है, री एक्सपोर्टेबल, है ना। मींस कि आपने जो ड्यूटी फ्री हैं या जो भी हैं आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कस्टम अथॉरिटी जो है वो आपको डिलीवरी कब अलाउ करेगा, वो पूरा का पूरा एग्जामिन करेंगे उन गुड्स को, उसके बाद वो दे सकते हैं। हाँ, अगर वो गुड्स ड्यूटी उनको मिलनी है तो इम्पोर्टर जो है उसे उसके ऊपर कस्टम या इम्पोर्ट ड्यूटी जैसा भी बताया गया है कि वेट के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से वो देनी पड़ेगी। अब जो ये ड्यूटी पे की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एड वैलोरम ड्यूटी। फिर इसमें एक वेयर हाउस होता है जहाँ पे माल रखा जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, बॉन्डेड या ड्यूटी पेड वेयर हाउस। तो जो पोर्ट ट्रस्ट है या कस्टम अथॉरिटीज़ हैं, ये 2 टाइप के वेयर हाउस रखते हैं, बॉन्डेड और ड्यूटी हाउस। ये ज़्यादातर क्या होता है कि बंदरगाहों के नज़दीक ही होते हैं, ताकि जो इम्पोर्टर है वो वहाँ से जो अपने गोडाउन में माल नहीं लेके जा पा रहा है तो वो वहाँ पे अपना माल रख सकता है। अब क्योंकि उसने उन पर ड्यूटी तो पे कर ही दी है ना, तो ड्यूटी पेड वेयर हाउस में वो अपना माल रख सकता है, तो उसे वहाँ पे एक वेयर हाउस रिसीप्ट पे उसको मिल जाएगी। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। अब बॉन्डेड वेयर हाउस का क्या मतलब है कि जहाँ पे इम्पोर्टर ने ड्यूटी पे कर रखी है, ठीक है। अगर इम्पोर्टर ड्यूटी पे नहीं करता है तो उसकी बॉन्डेड वेयर हाउस में रखी जाएगी, ठीक है, जिसे आप डॉक वारंट कह सकते हैं कि एक रिसिप्ट मिलेगी, भाई इसने ड्यूटी नहीं दे रखी है, ठीक है। ये भी वेयर हाउस रिसिप्ट की तरह है और इसमें भी डॉक्यूमेंट का टाइटल और वो सब कुछ लिखा होता है। फिर होता है एक अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट। अब इम्पोर्टर की काफ़ी उसको अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए, है ना। तो या तो इम्पोर्टर खुद जा सकता है, लेकिन क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा, खर्चा भी बहुत आएगा, मुश्किलें भी बहुत हैं, तो वो इन सारी बॉदरेशन से बचना चाहता है। वो इन सारी बॉदरेशन से बचने के लिए क्या करता है कि इसके लिए एजेंट लगे होते हैं, उनको सारा का सारा कुछ पता होता है कि कैसे कैसे क्या करना है। तो वो अपना उनको हायर कर लेते हैं कि भाई ठीक है, तुम हमारी तरफ से ये वाला काम कर दो, उसके बदले में कुछ चार्ज ले लो, तो हमारा भी काम आसान हो जाता है और उनके भी पैसे बन जाते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, मेकिंग द पेमेंट। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कैसे कैसे आप किस टाइम और किस मोड से आप पेमेंट करने वाले हैं। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट बाय पेमेंट वाला बिल था, है ना, तो आपने जैसे कि क्या किया कि अपने जो उसके कागज़ पत्र हैं पूरे के पूरे, जो उसके ऑनरशिप के, वो आपने कब देने हैं, सिर्फ जब आपको बिल की पेमेंट पूरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट बाय एक्सेप्टेंस था, डीए है अगर आपका, तो उसमें आप कब दोगे, उसको बिल को एक्सेप्ट करके। अब वो बिल कहाँ रखा रहना था, बैंकर के पास मैच्योरिटी तक। और यूजुअली टाइम पीरियड कितना था, अभी हमने किया था 30 से लेकर 90 डेज़ तक का, और उसके दौरान आपको पेमेंट उसका करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, क्लोजिंग द ट्रांजेक्शन। अभी इसका लास्ट स्टेप आ जाता है कि अब हमारी ट्रांजेक्शन ख़त्म हो गई है, ठीक है, कि अगर जो इम्पोर्टर है वो सेटिस्फाई हो गया है तो ट्रांजेक्शन क्लोज है। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं है उससे कि गुड्स की क्वालिटी से या कुछ शॉर्टेज से, तो वो क्या करेगा, वो एक्सपोर्टर को लिखेगा और उससे रिलेटेड जो मैटर है वो सेटल आउट होगा उसमें। और जो गुड्स हैं अगर वो बाय चांस रास्ते में डैमेज हो गई हैं तो वो कंपनसेशन भी कर सकता है,
क्योंकि माल इंश्योर्ड है तो वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांग सकता है ना। और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसे जैसा भी एक एक्सपोर्टर बताता है कि कितना कितना कैसे कैसे है, अकॉर्डिंगली वो उसको कंपनसेशन दे देगी। तो बच्चों ये क्या था हमारा सारा का सारा प्रोसेस, देखा आपने कि हम कैसे दूसरे देश से माल मंगवा सकते हैं, है ना। था ना आसान, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। चलिए अब आपने इस प्रोसेस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम पढ़े हैं, एक बार उन डॉक्यूमेंट्स पर हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि हमारे वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। एक है हमारा इंपोर्ट लाइसेंस, ठीक है। दूसरा हमारा है इंडेंट। फिर इंडेंट हमारा क्या था, इंपोर्ट लाइसेंस आपको लेना पड़ा। इंडेंट हमारी ऑर्डर की कॉपी थी जो हमने ऑर्डर दिया। लेटर ऑफ क्रेडिट, इंपोर्टर का बैंक आपको एक इशू करके दे रहा है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पर। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको लिखना पड़ रहा है कि भाई हाँ आप पैसा दे देंगे, है ना। बिल ऑफ लैंडिंग एक आध था। एक मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी की, समुद्री जहाज़ की आपको पॉलिसी वगैरह करानी पड़ रही है। इनवॉइस था। एडवाइस लेटर था कि आपका माल जो है वो डिस्पैच कर दिया गया है। बिल ऑफ एंट्री में आपकी सारी फुल डिटेल थी। एंड बिल ऑफ साइट, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो देखा आपने। एंड डोक चालान, ये हमारे कौन से थे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो इंपोर्ट ट्रेड में बच्चों यूज़ होते हैं। तो आई होप आज आपको बहुत समझ में आ गया होगा कि आप माल कैसे मंगा सकते हैं। था ना बहुत इंटरेस्टिंग सा और इजी भी बहुत था। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप दोबारा से पढ़िए, दोबारा से सुनिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको याद रखनी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज के लिए बच्चों हमारा इतना ही। दैट्स ऑल।